नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आपातकाल का किया जिक्र। कहा, आपातकाल लगाने वालों ने की संविधान की हत्या, न्यायपालिका को भी गुलाम बनाए रखने का था इरादा। प्रधानमंत्री ने योग को बताया भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भरोसेमंद साधन। कहा, पिछले 10 वर्षों से भव्य बनता जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में धार्मिक यात्राओं के महत्व पर की बात। कहा, लंबे समय के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ, एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव का प्रतिबिंब ये यात्राएं। कोलकाता दुष्कर्म मामले में भाजपा ने सत्तारूढ़ टीएमसी को घेरा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ नहीं थम रहे अपराध। राष्ट्रीय महिला आयोग की 3 सदस्यीय टीम ने घटनास्थल का किया दौरा। वजीरिस्तान में हुए हमले को लेकर पाकिस्तान के दावे को भारत ने किया खारिज। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। और यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी और तन्वी शर्मा ने रचा इतिहास। आयुष ने सेमीफाइनल में दुनिया के 9वें नंबर के खिलाड़ी को हराया। वहीं 16 वर्षीय तन्वी बनी किसी वर्ल्ड टूर फाइनल में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 25 जून को इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 123वीं कड़ी में कहा कि इमरजेंसी लगाने वालों ने संविधान की हत्या की है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी लगाने वालों का इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। पचास साल पहले स्वतंत्र भारत के इतिहास का काला अध्याय 25 जून 1975 की मध्यरात्रि को आपातकाल की घोषणा के साथ लिखा गया था। मन की बात की 123वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी के बारे में बात करते हुए कहा कि जन भागीदारी की शक्ति से बड़े बड़े संकटों का मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई की एक ऑडियो क्लिप का जिक्र किया। आखिर ये जो जुल्म हुआ 2 साल तक, जुल्म तो 5-7 साल से शुरू हो गया था, मगर वो शिखर पर पहुंच गया है 2 साल में, जब इमरजेंसी लोगों पर ठोक दी और अमानुषी बर्ताव लोगों के साथ किया गया। लोगों के स्वतंत्रता के हक छीन लिए गए, अखबारों को कोई स्वतंत्रता न रही, न्यायालय बिल्कुल निर्बल बना दिए गए और जिस ढंग से 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिए और फिर अपने मनमानी राज की ओर से होती रही, उसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में भी मिलना मुश्किल है। साथियों, ये आवाज देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान मोरारजी भाई देसाई की है। उन्होंने संक्षेप में लेकिन बहुत ही स्पष्ट तरीके से इमरजेंसी के बारे में बताया। आप कल्पना कर सकते हैं वो दौर कैसा था। इमरजेंसी लगाने वालों ने ना सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान अनेक लोगों को कठोर यातनाएं दी गईं, लेकिन भारत की जनता का सामर्थ्य है कि वो झुकी नहीं, टूटी नहीं और आखिरकार आपातकाल हटा लिया गया। उन्होंने कहा कि बाबू जगजीवन राम जी ने इस बारे में बहुत ही सशक्त तरीके से अपनी बातें रखी थीं। बहनों और भाइयों, पिछला चुनाव नहीं था, भारत की जनता का एक महान अभियान था। उस समय के परिस्थितियों को बदल देने का, तानाशाही के धारा को मोड़ देने का और भारत में प्रजातंत्र की बुनियाद को मजबूत कर देने का।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल जी ने भी तब अपने ही अंदाज में जो कुछ कहा था वो भी हमें जरूर सुनना चाहिए। बहनों और भाइयों, देश में जो कुछ हुआ उसे केवल चुनाव नहीं कह सकते। एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई है। लोक शक्ति की लहर ने लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इमरजेंसी का डटकर मुकाबला करने वालों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। देश पर इमरजेंसी थोपे जाने के 50 वर्ष कुछ दिन पहले ही पूरे हुए हैं। हम देशवासियों ने संविधान हत्या दिवस मनाया है। हमें हमेशा उन सभी लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने इमरजेंसी का डटकर मुकाबला किया था। इससे हमें अपने संविधान को सशक्त बनाए रखने के लिए निरंतर सजग रहने की प्रेरणा मिलती है। देश में 50 वर्ष पहले लागू किए गए आपातकाल के गवाह बने लोग आज भी उस दौर को याद करके सिहर उठते हैं। उनके लिए यह किसी जंग से कम नहीं था। जानकारों का कहना है कि जब परिवार को देश के ऊपर रखा जाता है तब आपातकाल जैसे काले अध्याय लिखे जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं मन की बात कार्यक्रम की 123वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विचार साझा करते हुए स्थानीय कला और शिल्प से जुड़े स्थानीय उत्पाद के जरिए आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई ऊर्जा मिलने की बात कही। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने स्थानीय कला और शिल्प के जरिए उपार्जन को प्रोत्साहित करने और आर्थिक उत्थान पर जोर दिया। भारत विभिन्न क्षेत्रीय, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को समेटे हुए कला, शिल्प और कौशल के क्षेत्र में काफी समृद्ध है। हर राज्य की अपनी एक अलग कला और शिल्प से जुड़ी पहचान है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में यूनिक प्रोडक्ट्स का उल्लेख करते हुए हाल ही में जीआई टैग दिए गए मेघालय के एरी सिल्क का जिक्र किया। इस सिल्क की देश और विदेशों में भारी मांग है। आजकल दुनिया में ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है जिनमें हिंसा न हो और प्रकृति पर उनका कोई दुष्प्रभाव न पड़े। इसलिए मेघालय का एरी सिल्क ग्लोबल मार्केट के लिए एक परफेक्ट प्रोडक्ट है। इसकी एक और खास बात है, ये सिल्क सर्दी में गर्म करता है और गर्मियों में ठंडक देता है। इसकी एक खूबी इसे ज्यादातर जगहों के लिए अनुकूल बना देती है। मेघालय की महिलाएं अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए अपनी इस धरोहर को और बड़े स्केल पर आगे बढ़ा रही हैं। मैं मेघालय के लोगों को एरी सिल्क को जीआई टैग मिलने पर बधाई देता हूं। ग्राहक भारत में बने प्रोडक्ट ही खरीदें और व्यापारी भारत में बने प्रोडक्ट ही बेचें तो आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई ऊर्जा मिलेगी। इन कलाओं से सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाओं के नेतृत्व में विकास को भी नई ऊर्जा और दिशा मिली है। भारत सरकार के प्रयासों से खेतों में काम करने वाले हाथों को कौशल से जुड़े बेहतर प्रशिक्षण मिल रहे हैं, जिससे महिलाओं की उपलब्धि बढ़ी है। विमेन लेड डेवलपमेंट का मंत्र भारत का नया भविष्य गढ़ने के लिए तैयार है। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां आज सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए नई दिशा बना रही हैं। ये महिलाएं कभी खेतों में मजदूरी करती थी, रोजी रोटी के लिए दिन भर मेहनत करती थी। आज वही महिलाएं मिलेट्स, श्री अन्न से बिस्किट बना रही हैं। भद्रादी मिलेट मैजिक नाम से ये बिस्किट हैदराबाद से लंदन तक जा रहे हैं। भद्राचलम की इन महिलाओं ने सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर ट्रेनिंग ली। साथियों, कर्नाटका के कलबुर्गी की महिलाओं की उपलब्धि भी बेहतरीन है। इन्होंने ज्वार की रोटी को एक ब्रांड बना दिया है। कलबुर्गी की रोटी अब बड़े शहरों के किचन तक पहुंच रही है। इसका बहुत शानदार असर इन महिलाओं पर पड़ा है। उनकी आय बढ़ रही है। आय के स्रोत तलाश रहे लोगों के लिए स्थानीय उत्पाद आत्मनिर्भरता की राह में पहली सीढ़ी बन सकते हैं। साथ ही बाजारों में बढ़ी मांग
और केंद्र सरकार के समर्थन से ऐसे उत्पादों को आगे चलकर बड़े व्यापार में बदलने की अधिक संभावना होती है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अलग अलग राज्यों से कई कहानियों को साझा किया जो सफलता की गाथाओं के जरिए अन्य लोगों को प्रेरित भी करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं इस साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 123वीं कड़ी में योग पर विस्तार से चर्चा की। पीएम ने कहा कि बीते 10 साल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का यह सिलसिला और भव्य बनता जा रहा है। भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सबसे भरोसेमंद साधनों में से एक के रूप में उभरा है। बीते 10 वर्षों में देश ही नहीं दुनिया भर में लोगों ने योग को अपने दैनिक जीवन में आत्मसात करने का कार्य किया है। पीएम मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में योग दिवस की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। साथ ही उन्होंने इस साल विभिन्न जगहों पर आयोजित योग कार्यक्रमों का भी जिक्र किया। हमने इस बार योग दिवस की कितनी ही आकर्षक तस्वीरें देखी हैं। विशाखापत्तनम के समुद्र तट पर 3 लाख लोगों ने एक साथ योग किया। विशाखापत्तनम से ही एक और अद्भुत दृश्य सामने आया। 2000 से ज्यादा आदिवासी छात्रों ने 108 मिनट तक 108 सूर्य नमस्कार किए। सोचिए कितना अनुशासन, कितना समर्पण रहा होगा। हमारे नौसेना के जहाजों पर भी योग की भव्य झलक दिखी। तेलंगाना में 3000 दिव्यांग साथियों ने एक साथ योग शिविर में भाग लिया। उन्होंने दिखाया कि योग किस तरह सशक्तिकरण का माध्यम भी है। दिल्ली के लोगों ने योग को स्वच्छ यमुना के संकल्प से जोड़ा और यमुना तट पर जाकर योग किया। जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, वहां भी लोगों ने योग किया। हिमालय की बर्फीली चोटियां और आईटीबीपी के जवान, वहां भी योग दिखा। साहस और साधना साथ साथ चले। गुजरात के लोगों ने भी एक नया इतिहास रचा। वडनगर में 2121 लोगों ने एक साथ भुजंगासन किया और नया रिकॉर्ड बना दिया। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम के साथ मनाया गया। देश ही नहीं दुनिया भर में लोगों ने योगाभ्यास किया। पीएम मोदी ने विदेशों में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक दिशा है जो हमें वसुधैव कुटुंबकम का एहसास कराती है। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, पेरिस, दुनिया के हर बड़े शहर से योग की तस्वीरें आई और हर तस्वीर में एक बात खास रही, शांति, स्थिरता और संतुलन। इस बार की थीम भी बहुत विशेष थी, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, एक दिशा है जो हमें वसुधैव कुटुंबकम का एहसास कराती है। मुझे विश्वास है इस बार के योग दिवस की भव्यता ज्यादा से ज्यादा लोगों को योग को अपनाने के लिए जरूर प्रेरित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि आज पूरी दुनिया योग को अपना रही है और योग के माध्यम से अपने तन और मन को स्वस्थ बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बूथ कार्यकर्ताओं के साथ गुरुग्राम में मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस मौके पर उन्होंने आयुष्मान कार्ड का वितरण भी किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की 3 सदस्यीय टीम ने आज कोलकाता के लॉ कॉलेज का दौरा किया। शुरुआत में टीम ने कस्बा थाने की पुलिस से बात की और फिर लॉ कॉलेज की पुलिस से बात की। हालांकि थोड़ा तनाव तब उत्पन्न हुआ जब स्थानीय पुलिस ने टीम को घटनास्थल की तस्वीर लेने से रोक दिया। हालांकि बाद में पुलिस को अनुमति देनी पड़ी
क्योंकि ये महिला आयोग की गाइडलाइन का हिस्सा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार और यहाँ की पुलिस ने हमारा कोई सहयोग नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि घटना की सच्चाई पर पर्दा डाला जा रहा है। ये हमें ना विक्टिम से मिलने दे रहा, ना हमें क्राइम सीन दिखाया, ना कोई फोटोग्राफ लेने दिया। पुलिस का कोऑपरेशन में लिमिटेशन है। वो नहीं चाहते कि हम विक्टिम से बात करें, उसके परिवार से बात करें, उसके पास खड़े रहे। पुलिस बोल रहा है कि कहाँ है हमें पता नहीं है। इमेजिन द डीसी, डेप्यूटी कमिश्नर, हु इज द नोडल ऑफिसर ऑफ द केस, शी डजंट नो वो कहाँ है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये बहुत चिंताजनक है, क्योंकि कानून व्यवस्था सिर्फ कलकत्ता में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में गुंडा राज है और प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। कलकत्ता में केवल नहीं, पूरा बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर डिटोरिएट कर रहा है। गुंडा राज शुरू हो गया है। महिला सबसे ज्यादा असुरक्षित है बंगाल में। इस सरकार की कुंभकर्ण निद्रा टूटनी चाहिए, इनको जानी भी चाहिए। और वहीं कोलकाता लॉ कॉलेज की छात्रा से दुष्कर्म के मामले में पश्चिम बंगाल भाजपा ने सत्तारूढ़ ममता बनर्जी सरकार पर सवालिया निशान लगाया है। भाजपा ने आरोप लगाते हुए सत्तारूढ़ टीएमसी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल किया कि 2013 से अपराधों की लंबी सूची होने के बावजूद मनोजीत मिश्रा 11 वर्षों से खुलेआम क्यों घूम रहा है। भाजपा ने टीएमसी से पूछा है कि हत्या के प्रयास से लेकर यौन उत्पीड़न तक मनोजीत मिश्रा एक सीरियल अपराधी रहा है, फिर भी पुलिस ने उसे पहले कभी गिरफ्तार करने की हिम्मत क्यों नहीं की। पश्चिम बंगाल भाजपा ने कहा है कि टीएमसी का कहना है कि वे भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ये एक बेशर्म झूठ है। जब किसी कॉलेज में किसी व्यक्ति को चाकू मारा गया और कई वर्षों तक वो गायब रहता है, तो क्या इससे सावधान नहीं हो जाना चाहिए? या अपराधियों को बचाना अब राज्य सरकार की आधिकारिक नीति बन गई है? प्रोटेस्ट करने पर हमें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पुलिस हमें छोड़ने के लिए बोले थे बेल बॉन्ड पे साइन करके। हमने इसका विरोध किया और हमारे साथ 32 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो भी पूरी रात लाल में रहे। और जब सरकार सोती है, जब पुलिस सोती है, तब किसी ना किसी को जागना पड़ता है। तो जगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। हमारा निवेदन है पश्चिम बंगाल के माँ बहनों से, पश्चिम बंगाल की आम नागरिक से, हम पूरी रात ऐसे ही जागने की ज़रूरत आ पड़ी है बंगाल को बचाने के लिए। 4 बार गिरफ्तार करे, 10 बार गिरफ्तार करे, बंगाल के लिए अगर 1000 बार गिरफ्तार करने की होने की ज़रूरत हो तो 1000 बार गिरफ्तार होंगे। और वहीं भाजपा ने आरोपी मनोजीत मिश्रा के काले कारनामों की टाइमलाइन भी दी है। भाजपा ने कहा है कि 2013 कॉलेज में दाखिला लेने के 1 साल के भीतर मनोजीत ने एक साथी छात्र की छाती में चाकू घोंप दिया और इसके बाद वो 3 साल तक गायब रहा। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2017 में साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में फिर से पेश हुआ, तोड़फोड़ का आरोप लगा, एफआईआर दर्ज की गई। गरियाहाट पुलिस ने जांच शुरू की, फिर भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके अलावा 2022 में प्रथम वर्ष की छात्रा ने कस्बा पुलिस स्टेशन में यौन उत्पीड़न, धमकी, जबरन वसूली और रैगिंग की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आंखें मूंद ली और एक बार फिर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 2025 में कॉलेज से पास आउट होने के 4 साल बाद भी वो कॉलेज में खुलेआम घूम रहा था। टीएमसी के छात्र विंग के रिक्रूटर के रूप में खुद को पेश करते हुए उसने एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया। इस कृत्य को फिल्माया, उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारी और दोस्त और उसके माता पिता को जान से मारने की धमकी दी। मनोजीत मिश्रा सिर्फ एक व्यक्तिगत विफलता नहीं है, वो इस बात का प्रतीक है कि कैसे टीएमसी और पुलिस ने मिलकर राज्य के संरक्षण में एक जानवर को पनपने दिया। 12 साल तक इस आदमी ने बिना किसी दंड के लोगों की जिंदगियां बर्बाद की, एक ऐसी व्यवस्था की मदद से जो दूसरी तरफ देखती रही या इससे भी बदतर उसके साथ चलती रही। टीएमसी के हाथ खून से रंगे हैं। बहाने बनाने का समय खत्म हो गया है। हम जवाबदेही की मांग करते हैं, हम न्याय की मांग करते हैं।
और उधर बांग्लादेश के कुमिल्ला जिले के मुरादनगर उपजिला स्थित रामचंद्रपुर पंचकिट्टा गांव में एक 27 वर्षीय हिंदू महिला के साथ उसके घर में घुसकर बलात्कार किया गया। पीड़िता 2 बच्चों की मां है। पुलिस के मुताबिक आरोपी फजर अली रात करीब 11 बजे जबरन घर में घुसा और वारदात को अंजाम दिया। घटना के तुरंत बाद कुछ लोगों ने पीड़िता का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे व्यापक जन आक्रोश फैला। वीडियो वायरल होते ही ढाका विश्वविद्यालय के जगन्नाथ हॉल के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से सवाल किया कि उनकी बहन के साथ ऐसा क्यों हुआ। वहीं मुरादनगर पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज करवाई, जिसके तहत कुमिल्ला जिला पुलिस ने मुख्य आरोपी के साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड कर उसे फैलाने में शामिल 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। और पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान आज सुबह भगदड़ मच गई। ये घटना सुबह करीब 3 बजे से 4 बजे के बीच हुई है, जब सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर परिसर और रथ के समीप एकत्रित हुए थे। रात तकरीबन 12:15 बजे पहुड़ा नीति संपन्न हुई थी और जिसके तहत भगवान के दर्शन बंद कर दिए गए थे। हालांकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के पुनः आरंभ होने की प्रतीक्षा में रात भर वहां मौजूद रहे। सुबह 4 बजे मंगला आरती के लिए जब पट खुले तब श्रद्धालुओं की भीड़ अचानक रथ की ओर दौड़ पड़ी, जिससे भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रशासन ने घटना में कम से कम 10 लोगों के घायल होने और 3 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान हुई भगदड़ की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि शरदावली में महाप्रभु के दर्शन के लिए भक्तों में तीव्र उत्सुकता के कारण धक्का मुक्की और अराजकता के कारण दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और महाप्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ये लापरवाही अक्षम्य है। सुरक्षा चूक की तत्काल जांच की जाएगी और मैंने निर्देश दिया है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पुरी में भगदड़ पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि इस दुखद घटना पर मुख्यमंत्री से बात की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और प्रशासन उचित कार्रवाई कर रहा है और स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मेरे को अभी सुबह इस प्रकार की दुखद घटना की जानकारी हुई। मैं वहाँ की आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात किया है, अन्य अधिकारियों से, अन्य मित्रों से भी बात किया है। वहाँ की सरकार और विशेष करके अभी मैं देख रहा था मुख्यमंत्री जी का एक संवाद ट्वीट के माध्यम से आई है, एक्स की पोस्ट उन्होंने किया है। उन्होंने उसकी जिम्मेवारी लिया है और उचित कार्रवाई उठाएंगे, ये आश्वस्त भी किया है। मेरा पूरा भरोसा है पूरी में स्थिति को सुधारने का कोशिश किया जाएगा और वहां की सरकार उसको करेगी। और वहीं भारत द्वारा अफगानिस्तान की जनता के लिए जारी मानवीय सहायता के तहत जयपुर के भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति द्वारा काबुल में 5 दिवसीय जयपुर फुट कैंप का आयोजन किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कैंप को स्थानीय लोगों से उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया मिली और करीब 75 कृत्रिम अंग सफलतापूर्वक लगाए गए, जिससे कई लोगों को चलने में सहायता और जीवन में नया आत्मविश्वास मिला। बहरहाल भारत ने इस पहल के माध्यम से एक बार फिर अफगान जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और सहयोग को दर्शाया है। केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर शहरों में मानसून का असर दिख रहा है। आईएमडी ने दिल्ली में आज भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए शहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश अब आफत बनकर बरस रही है। गढ़वाल के श्रीनगर में अलकनंदा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऊपरी जनपदों में हो रही अत्यधिक वर्षा के कारण जीवीके डैम श्रीनगर से आगे की ओर लगभग 2500 से 3000 क्यूमेक्स पानी छोड़े जाने को लेकर जिलाधिकारी पौड़ी ने कीर्तिनगर, देवप्रयाग, तपोवन, मुनिकीरेती क्षेत्र में नदी किनारे के क्षेत्रों में लगातार अलर्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने अगले 24 घंटे का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश कहर बरपा रही है। हिमाचल प्रदेश में 20 जून को मानसून के आगमन के बाद बारिश से संबंधित घटनाओं में कई लोगों की मौत हो गई है।
आईएमडी ने 29 जून से हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट में संभावित बाढ़, नदी के बढ़ते जलस्तर और कई जिलों में भूस्खलन की चेतावनी दी गई है। केरल के विभिन्न भागों में भारी बारिश के कारण कई नदियों में पानी खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है, जिसके कारण निचले इलाकों और नदी तटों पर रहने वाले सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।